दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन की मीडिया ने अब दावा किया है कि उसने पानी के अंदर विस्फोट कर किसी भी बंदरगाह को उड़ाने की क्षमता विकसित कर ली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीनी मीडिया का दावा सही है? क्या यह चीन का जल बम तबाही मचा सकता है? जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। दुनिया पर राज करने की हसरत लिए शी जिनपिंग तबाही का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति अपनी सेना को ताकतवर बनाने की आड़ में जंग का उन्माद फैला रहे हैं। कोरोना की वजह से आर्थिक मोर्चे पर हुई किरकिरी के बाद शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए धमाके कर रहे हैं। और इस बार चीन की लाल सेना ने पानी के अंदर ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि उसकी फौज ने सिर्फ 16 सेकंड में पानी के भीतर विस्फोटकों का इस्तेमाल करके किसी भी बंदरगाह को उड़ाने की क्षमता विकसित कर ली है। हालांकि चीन ने यह विस्फोट कहां किया, किस बंदरगाह को उड़ाया, इसकी जानकारी खुफिया रखी गई। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा जरूर किया है कि पानी के नीचे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके पीपल्स लिबरेशन आर्मी गुपचुप तरीके से किसी भी हमले को अंजाम दे सकती है। युद्ध की स्थिति में इस तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया जा सकता है। इसके जरिए अमेरिका सहित किसी भी देश के युद्धपोत और जंगी जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटा जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई नई नहीं है, लेकिन ये उसका सक्सेसफुल टेस्ट करना आज हम क्रेडिट दे सकते हैं चीन को। मुझे लगता है ये टेस्ट बेसिकली उसने यूरोपियन कंट्रीज़ को दिखाने के लिए किया है, यूनाइटेड स्टेट्स को बताने के लिए किया है कि हमारे पास काबिलियत है कि हम कहीं भी दुनिया में उनके किसी भी बेस को नष्ट कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। बेसिकली ये एक वॉर टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की रेस है। दरअसल पानी के भीतर विस्फोटकों का इस्तेमाल कर बंदरगाह को उड़ाने की क्षमता विकसित करने के पीछे चीन का मकसद है प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को बदलना। तो चीन ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका अपनी सेना को एक जगह इकट्ठा ना करके उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर रहा है। अमेरिका चीन के हमलों से बचने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि चीन इस तरह के घातक हथियार बना रहा है ताकि अमेरिकी सेना कहीं भी छिपी हो उस पर आसानी से हमला किया जा सके। पिछले हफ्ते चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे लेकर अमेरिका ने कहा कि ये दूसरे स्पेसक्राफ्ट को निशाना बना सकता है। इसके अलावा चीन ने 2 ऑर्बिटल हथियारों का टेस्ट भी किया जिसके बारे में रक्षा जानकारों ने कहा कि ये हाइपरसोनिक परमाणु हथियार थे। आशंका जताई जा रही है कि ये सब कुछ चीन दक्षिण चीन सागर में जारी विवाद के साथ प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कर रहा है। जिस तरीके के वो हथकंडे अपना रहा है साउथ चाइना सी में, प्रशांत महासागर में, वो बिल्कुल क्लियर है कि वो ट्रेड रिलेटेड है, कि वो ट्रेड रूट्स को डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है, जिससे कि दुनिया की इकॉनमी उसके हाथ में रहे, दुनिया के देश अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में रहे। सबको पता है कि चीन अपने किसी भी परीक्षण को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। वो माइंड गेम खेलता है और प्रोपेगेंडा के तहत दुश्मन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये भी सच है कि चीन और अमेरिका की अदावत पुरानी है। चीन अमेरिका को फूटी आंख नहीं देखना चाहता। वो अमेरिका को सुपर पावर भी नहीं मानता। लिहाजा वो एक के बाद एक ऐसे घातक हथियार तैयार कर रहा है जिससे जंग की स्थिति में अमेरिका को जख्मी किया जा सके। एक तरफ जल बम तो दूसरी तरफ भारत का डर। जी हां, ड्रैगन हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से परेशान हो गया है।
लिहाजा अब उसने पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सैन्य मूवमेंट को भारत की नजरों से बचाने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत चीन की फौज गुपचुप तरीके से सफर करेगी और रास्ते में ही सैनिक साजो सामान इकट्ठा करेगी। चीन की सेना का इस वक्त सारा फोकस वेस्टर्न थिएटर कमांड पर है। एलएसी पर बुरी नजर रखने वाले वेस्टर्न थिएटर कमांड को मजबूत करने पर है, लेकिन सर्दी चीन के इस सबसे अहम कमांड को कमजोर करती है। पहाड़ पर वेस्टर्न थिएटर कमांड की मूवमेंट थम जाती है। यही नहीं, इस कमांड की हर हलचल का पता भारतीय सेना को चल जाता है। लिहाजा अब चीन ने एक नया दांव चला है। चीन ने भारत से लगती वेस्टर्न थिएटर कमांड में अपने सेना के मूवमेंट की रणनीति को बदल दिया है। अब पीपल लिबरेशन आर्मी अपने सैन्य काफिलों के मूवमेंट के दौरान मोबाइल सर्विस स्टेशन या कहें मोबाइल ट्रांजिट कैंप साथ लेके चल रही है, क्योंकि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं किसी हादसे या तकनीकी खराबी के चलते उसकी सेना की मूवमेंट बाधित ना हो जाए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के गोलमुड काउंटी से एलएसी तक की हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अब चीन नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पीएलए की ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट में अब मोबाइल ट्रांजिट कैंप को शामिल किया गया है। अब मोबाइल ट्रांजिट कैंप का इस्तेमाल कर चीन की सेना लंबी दूरी तय कर रही है। इससे तिब्बत के पठार में एलएसी तक हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाले सेना के काफिले को अब रास्ते में कहीं भी लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सकेगा। चूंकि लद्दाख में पिछले 18 महीने से चीन सेना की मूवमेंट बढ़ी है, लगातार भारी भरकम हथियारों के साथ अभ्यास के लिए एलएसी से सटे इलाकों में सैनिकों की तैनाती में इजाफा हो रहा है। इन सब को ढोकर ला रहे भारी वाहनों के ड्राइवरों की हालत खस्ता हो रही थी। लिहाजा अब चीन ने मोबाइल ट्रांजिट कैंप के जरिए ऐसी व्यवस्था की है कि थका देने वाले सफर में ड्राइवरों और सैनिकों को रास्ते में आसानी से खाना, रहना और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। यही जो मोबाइल ट्रांजिट कैंप्स है, इससे लंबी दूरी जो है कम समय में की जा सकती है, क्योंकि जो ड्राइवर्स के रिलीफ है वो वही है और तुरंत चलती गाड़ियों में थोड़ी देर रुक करके गाड़ी रिलीफ चेंज हुई और वो जो ड्राइवर है वो मोबाइल ट्रांजिट कैंप में ट्रांसफर हो गए। उन्होंने वहाँ खाया, पानी पिया, सो गए और जो कॉन्वॉय है वो चलता रहा। दूसरी बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। कई दिनों तक के मिशन पर निकले चीन सेना के ड्राइवरों और सैनिकों को घंटों सफर करना पड़ता है, वो भी ऊंचाई वाले इलाकों में। लिहाजा समय पर और सही सलामत सेना का काफिला चलता रहे, इसके लिए चीन ने मोबाइल ट्रांजिट कैंप बनाए हैं। यही नहीं, भारतीय सेना के सर्वेलेंस की नजर में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के सभी गैरसैन और ट्रांजिट कैंप हैं। वहां होने वाली हर गतिविधि, ट्रूप मूवमेंट और भारी सैन्य साजो सामान से लदे ट्रकों को आसानी से मॉनिटर भी किया जाता है। लिहाजा मोबाइल ट्रांजिट कैंप की सुविधा के जरिए चीन के भारी वाहन स्थायी सर्विस स्टेशन तक ना पहुंचकर पहले ही कहीं रुक सकते हैं, जिससे चीनी सेना की मूवमेंट का पता लगाना आसान नहीं होगा। इसका जो मूवमेंट है वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिट कैंप के बने हुए हैं तो आपको मालूम है कि कॉन्वॉय जो है इसी ट्रांजिट कैंप से गुजरती हुई आगे निकलेगी, लेकिन मोबाइल ट्रांजिट कैंप से इनका मूवमेंट ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को इनकी जरूरत नहीं होगी और लंबी दूरी जो है वो कम समय में अब ये तय कर सकते हैं। जाहिर है, ड्रैगन भारत की नजर से बचने और गुपचुप तरीके से अपने नापाक मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। चीन अपनी सेना की मूवमेंट को छिपाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन भारत से छिपकर किसी भी साजिश को अंजाम देना चीन के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अत्याधुनिक तकनीक हिंदुस्तान के पास भी है। और अब बात उत्तर कोरिया की, जहां 90 की दशक की ही तरह भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट गहरा गया है। लोगों को एक एक रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने 2025 तक लोगों को कम भोजन करने का हुक्म दिया है। घातक मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को दहलाने वाला उत्तर कोरिया, परमाणु बम की गीदड़ भभकी से दुनिया को ब्लैकमेल करने वाला उत्तर कोरिया, अमेरिका से अदावत में बार बार अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाला उत्तर कोरिया आज सिसक रहा है। उत्तर कोरिया की आवाम भूख से बिलख रही है। एक एक रोटी के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। खाद्यान्न संकट से पूरे देश में त्राहिमाम मचा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपना वजन भी घटा लिया है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं। उत्तर कोरिया के लोग पेट दबाकर सोने को मजबूर। सत्ताधारी वर्कर पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक हुई। किम जोंग उन ने मुश्किल मार्च नाम से मिशन की शुरुआत की। 90 के दशक की तरह लाखों लोगों की भूख से मौत ना हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाने लगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं। जिसके बाद किम जोंग उन ने अपनी जनता को 2025 तक कम भोजन करने का हुक्म दे दिया। खुद किम जोंग उन ने अपना वजन 20 किलो तक घटा लिया। किम जोंग उन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक ये संदेश जाए कि उनकी भूख से वो भी बेचैन, वो भी कम खाना खा रहे हैं। लेकिन इससे उत्तर कोरिया की जनता की मुसीबतें कम नहीं होंगी, क्योंकि इस बार आफत कहीं ज्यादा बड़ी है। लोग तानाशाही तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भूख कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट कैसे गहरा है। दरअसल इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है भारी बारिश और बाढ़, जिसकी वजह से लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। दूसरी वजह है पिछले साल आए चक्रवाती तूफान, जिन्होंने खेती किसानी पर तगड़ा प्रहार किया। तीसरी वजह है कोरोना महामारी, जिसकी वजह से आपूर्ति बाधित हो गई। चौथी वजह है आर्थिक प्रतिबंध, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया बाकी दुनिया से कट गया और उसे कोई मदद नहीं मिली। और पांचवी वजह है चीन पर निर्भरता। चीन से उत्तर कोरिया का व्यापार रुका हुआ है और 4 साल बाद इसके शुरू होने के आसार हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने नागरिकों से कहा है कि 2025 तक वो कम खाएं, क्योंकि महामारी के कारण उसने अपनी बॉर्डर्स को सील कर रखा है और चीन से कुछ भी आने की उम्मीद नहीं है। और जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स और न्यूक्लियर के टेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर जबरदस्त सैंक्शन लगे हैं, और अब नॉर्थ कोरिया को महामारी के बाद और सैंक्शंस के बाद जबरदस्त फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। किम जोंग उन ने अधिकारियों से कहा है कि वो कृषि उत्पादन बढ़ाने के तरीके खोजें। उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न संकट अब गंभीर होता जा रहा है। उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट गहराने के बीच देश ने आपात सैन्य भंडार से आम नागरिकों को चावल की आपूर्ति की है। लेकिन जानकारों ने उत्तर कोरिया में अगली फसल होने तक संकट और गहराने का अंदेशा जताया है। संयुक्त राष्ट्र भी उत्तर कोरिया में बढ़ते खाद्यान्न संकट को देखते हुए भुखमरी का खतरा बढ़ने की आशंका जाहिर कर चुका है। लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। किम की सेना और उसके अधिकारी भले ही भरपेट भोजन कर, लेकिन गरीब लोगों का पेट आगे भी खाली रहेगा। न जाने कितने लोग भूख से मारे जाएंगे। एक तरफ विरोध की आग है तो दूसरी तरफ देश की डूबती अर्थव्यवस्था और इन सब के बीच लगातार बढ़ती महंगाई। पाकिस्तान के लोग भूख से बिलख रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों हुई?
दरअसल पाकिस्तान ने कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना बंद नहीं किया। अब तो आलम यह है कि इमरान खान को अपने देश को नीलाम होने से बचाने के लिए हाथ में कटोरा लेकर विश्व भ्रमण करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की माली हालत खस्ता हो चुकी है। चीन पाकिस्तान को कर्ज देते देते थक चुका है। विश्व बैंक ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर बहुत हद तक रोक लगा दी। ऊपर से FATF के प्रहार से पाकिस्तान की अर्थनीति हिल गई है। आज पाकिस्तान में चारों तरफ एक ही बात की चर्चा है कि मुल्क का क्या होगा। क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा? क्या पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसकर किसी दूसरे मुल्क का उपनिवेश बन जाएगा? क्या पाकिस्तान नीलाम हो जाएगा? और दूसरी तरफ हमारी कुर्कियां शुरू हो गई। 45,000 बिल्डिंग बेची जाएंगी। यूं दस्त हमारे हाथ में कासा पकड़ा दिया इन आलमी इदारों ने। क्या क्या बिकने वाला है, लोगों पर बिजली का बम कैसे गिरा दिया गया। और जो सबसे खतरनाक खबर है, 600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट एक दूसरा हमारे लिए बदमाश कह दें जी। 200 इदारों का इशारा दिया IMF ने, कितना 200 का कि भी इनकी तैयारी करो। 50 इदारे हर साल ना हम बेचा कर। पाकिस्तान में हाय तौबा मची है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर आतंक के पैरोकार पाकिस्तान की कोई कितनी मदद करे भी तो उसके एवज में दहशतगर्दी का रिटर्न गिफ्ट क्यों झेले। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब कुछ नहीं सूझा, जब कहीं से मदद नहीं मिली, कहीं से कर्ज नहीं मिला, कहीं से उधार में पैसे नहीं मिले, तो आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए इमरान खान सऊदी अरब चले गए। 23 से 24 अक्टूबर तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब में डेरा डाले रहे। मौका तो था रियाद में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सम्मेलन का, लेकिन इस सम्मेलन के बहाने इमरान खान अपने देश का सम्मान बचाने में लगे रहे। इमरान खान कटोरा लेकर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने गिड़गिड़ाते रहे। ऐसे में सऊदी अरब भी क्या करता, इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान की मदद करता। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $3 अरब यानी करीब 300 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। सऊदी अरब ने नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मदद का ऐलान किया है। तो इसी साल सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को तेल उत्पाद से जुड़े व्यापार के लिए करीब 150 करोड़ की मदद की थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको सऊदी अथॉरिटीज ने श्योर कराया, प्रॉमिस किया है कि वो $3 अरब की जो अमाउंट है वो देंगे, पाकिस्तान के सेफ डिपॉजिट में जमा कराएंगे। सेफ डिपॉजिट में, यानी कि यहाँ से निकाल ना सके। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे सियासतदान, मैंने पहले कितनी दफा कहा है कि हमारे सियासतदान हमें नीचा दिखाने के लिए, अवाम को खज्जल खराब करने के लिए दूसरे ममालिक से पैसे ले जाते हैं, ये उधारे। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो मुल्क है ये किस तरह एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में फॉल कर गया है कि आपकी जो डिफेंस बजट है, आपने बोरोड पैसा लिया हुआ है। इमरान भले ही सऊदी अरब से मिली भीख को बड़ी कामयाबी बता रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में उन्हीं की कौम उनका मजाक उड़ा रही है। कर्ज के पैसों से कर्ज चुकाने की उनकी नीति की आलोचना कर रही है। यही नहीं, बातें तो इस पर भी हो रही हैं कि जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए थे, उसके सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी। सऊदी अरेबिया, it's romantic, it's idealistic, and all my prayers are with you. दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आ गई थी। सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ओर से सऊदी अरब को चेतावनी दी गई थी और तभी से दोनों देशों के बीच तकरार शुरू हो गई। लेकिन मरता क्या ना करता, इमरान खान को आखिरकार सऊदी अरब की शरण में जाना ही पड़ा। सऊदी अरब से भीख मांगनी पड़ी
अब देखना यह है कि सऊदी अरब इस भीख के एवज में पाकिस्तान से क्या वसूल करता है। पाकिस्तान को 300 करोड़ रुपए का कर्ज कितना भारी पड़ता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।